वायरस या विषाणु क्या होता है? शायद आप वायरस के बारे में ज़्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन मुझे यकीन है आपने कॉमन कोल्ड, कोविड-19, पोलियो और अन्य बीमारियों के बारे में सुना होगा जो वायरस के कारण होती हैं। वायरस हर जगह है, जमीन पर, समुद्र में, हमारे भोजन में और हम सबके अंदर भी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वायरस यानी विषाणु क्या है और क्या सभी वायरस वास्तव में खराब हैं या वायरस के कुछ लाभ भी होते हैं। विषाणु बहुत छोटे होते हैं, यानी कि बहुत सूक्ष्म होते हैं। वे परजीवी यानी पैरासाइट हैं जो पौधों और जानवरों के जीवित कोशिकाओं यानी सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। वैज्ञानिकों को यकीन नहीं है कि वायरस जीवित है या गैर जीवित। वायरस अक्सर सजीव और निर्जीव चीजों की सीमा पर समझे जाते हैं। अधिकांश वैज्ञानिक कहते हैं कि वायरस एक जीव है जिसके 2 चरण होते हैं। पहला चरण तब होता है जब यह एक जीवित कोशिका यानी सेल के बाहर होता है। इस अवस्था में वायरस को वीरियन कहा जाता है और यह मुख्य रूप से एक निर्जीव यानी नॉन लिविंग वस्तु की तरह व्यवहार करता है। दूसरा चरण होता है जब वायरस एक जीवित सेल में प्रवेश कर जाता है। इस चरण में वायरस को संक्रमित कोशिका यानी इन्फेक्टेड सेल कहा जाता है। इस अवस्था में वायरस एक जीवित वस्तु की तरह व्यवहार करता है। वायरस की तुलना एक पौधे के बीज से की जा सकती है। बीज की तरह एक वायरस किसी सतह पर लंबे समय तक रह सकता है बिना जीवन का कोई भी संकेत दिखाए। लेकिन जब उचित पोषण पाने पर एक बीज बढ़ता है और जीवन के लक्षण दिखाता है, ठीक उसी तरह एक वायरस भी जब जीवित कोशिका यानी सेल के अंदर पहुंच जाता है तो वह जीवन के संकेत दिखाता है। वायरस जीवित कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं और कई पौधों और जानवरों में होने वाली बीमारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। मनुष्य में वे चेचक, चिकनपॉक्स, पोलियो, डेंगू बुखार, खसरा, कंठमाला, रुबेला, शिंगल्स, हेपेटाइटिस, दाद, रेबीज, इबोला, हंता बुखार, सामान्य सर्दी, विभिन्न प्रकार के फ्लू, एड्स इत्यादि बीमारियां फैलाते हैं। लेकिन वायरस की कुछ उपयोगिताएं भी हैं। जब हम वायरस का अध्ययन करते हैं तो हम न केवल तब अध्ययन करते हैं जब यह एक जीवित कोशिका के बाहर होता है, बल्कि तब भी अध्ययन करते हैं जब यह एक जीवित कोशिका के अंदर होता है। वायरस ने हमें जीन स्प्लाइसिंग जैसी कई चीजों की खोज करने में मदद की है। जीन स्प्लाइसिंग का मतलब है जब एक जीव के डीएनए का कोई टुकड़ा काटकर किसी अन्य जीव के जीन से बदल दिया जाता है। वायरस का उपयोग मानव इंसुलिन के निर्माण में भी किया जाता है। कुछ वायरस उन बैक्टीरिया को संक्रमित यानी इन्फेक्ट करते हैं जो मनुष्यों में बीमारी फैलाते हैं, मतलब वे इंसानों के दोस्त होते हैं। वे मानव पाचन, श्वसन और प्रजनन पथ के बलगम झिल्ली में रहते हैं और बैक्टीरिया पर हमला करके उनसे हमारी रक्षा करते हैं। कुछ वायरस उन वायरस को संक्रमित और नष्ट करते हैं जो मनुष्य में बीमारी फैलाते हैं। कुछ वायरस जैसे कि लेटेंट हर्पीस वायरस मनुष्य को अलग तरीके से भी फायदा पहुंचाते हैं। जैसे कि लेटेंट हर्पीस वायरस कैंसर सेल की पहचान करने में मानव रक्त के व्हाइट ब्लड सेल्स की मदद करता है। अब वैज्ञानिक जान गए हैं कि अच्छे बैक्टीरिया की तरह हम अपनी आंत, त्वचा और रक्त में फायदेमंद वायरस भी रखे रखते हैं। वायरस इतने छोटे होते हैं कि हम हर समय वस्तुतः वायरस खाते और वायरस सांस में लेते हैं। वायरस हर जगह है लेकिन हमारी आंखों से हमें दिखाई नहीं देता। कुछ अनुमानों के अनुसार जीव मंडल में 10⁻31 वायरस है, यानी पृथ्वी पर प्रत्येक मानव के लिए लगभग 10⁻23 वायरस हैं। आप कल्पना कर सकते हैं जैसे कि हम एक वायरस के महासागर में तैर रहे हैं। अधिकांश वायरस का डायमीटर यानी व्यास 5 से 300 नैनोमीटर तक होता है। कोरोना वायरस का डायमीटर लगभग 120 नैनोमीटर होता है। तुलना के लिए यदि हम देखें विजिबल लाइट वेव यानी प्रकाश की तरंग, उसकी वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर तक होती है। इसका तात्पर्य यह है कि हम माइक्रोस्कोप का उपयोग करके भी वायरस को नहीं देख सकते। इसलिए वायरस को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग करना पड़ता है। कुछ पैरामिक्सो वायरसेस 14,000 नैनोमीटर तक लंबा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर वायरस बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। बैक्टीरिया का आकार लगभग 400 नैनोमीटर से शुरू होता है। इसका मतलब है वायरस बैक्टीरिया से छोटा होता है और वह बैक्टीरिया को भी संक्रमित यानी इन्फेक्ट कर सकता है। वायरस जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेजिस या बस फेजिस कहा जाता है। बैक्टीरिया वायरस की तुलना में अधिक बड़े और जटिल होते हैं। बैक्टीरिया एकल कोशिका यानी सिंगल सेल वाले जीवित प्राणी हैं। वे अपने दम पर प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। वायरस बहुत छोटे होते हैं, सरल होते हैं और रिप्रोडक्शन के लिए उन्हें एक होस्ट सेल यानी मेजबान सेल की आवश्यकता होती है। वायरस और बैक्टीरिया के बीच के अंतर का सारांश हमने इस स्क्रीन पर दिया है।
The International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) is responsible for developing, refining and maintaining a universal virus taxonomy. और सभी ज्ञात वायरस की एक सूची ICTV द्वारा ICTV-DB यानी ICTV डेटाबेस पर रखी जाती है। वर्ष 2020 के कोरोना वायरस बीमारी फैलाने वाले वायरस को सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 यानी SARS-CoV-2 का नाम दिया गया है। इस वायरस से होने वाली बीमारी को WHO ने कोरोना वायरस रोग 19 यानी कोविड-19 का नाम दिया है। ध्यान दें कि CO का मतलब है कोरोना, VI का मतलब है वायरस, D का अर्थ है रोग यानी डिजीज और 19 का मतलब है वर्ष 2019 जिसमें यह वायरस पहली बार देखा गया था। कोविड-19 रोग करने वाला वायरस उस वायरस परिवार का एक सदस्य है जिसे कोरोना वायरस कहा जाता है। कोरोना का अर्थ है ताज या मुकुट। जब एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे इस वायरस को देखा जाता है तो इस तरह लगता है कि उस वायरस ने शीश पर कोई मुकुट रखा हुआ हो, इसलिए इस तरह के वायरस को कोरोना वायरस का नाम दिया गया है। शुरुआत में वायरस को बेतरीब ढंग से नाम दिए गए। कुछ का नाम उनके द्वारा फैलाई गई बीमारी के नाम पर रखा गया था, जैसे रेबीज या पोलियो वायरस। कुछ वायरस का नाम वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया, जैसे एप्स्टीन बार वायरस। और कुछ वायरस का नाम इस आधार पर रखा गया जिस तरह लोगों को लगा कि उन्हें वायरस मिला है, जैसे डेंगू यानी स्पिरिट बुरी आत्मा, इन्फ्लुएंजा खराब हवा का प्रभाव। 1962 में लॉफ, हॉर्न और टोर्निये ने सभी वायरस को वर्गीकृत करने के लिए एक योजना का सुझाव दिया। इस योजना के अनुसार वायरस को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया था, न कि उन सेल्स के आधार पर जिन्हें वे इन्फेक्ट करते थे। इस योजना में वायरस को वर्गीकृत करने के लिए 4 विशेषताओं का उपयोग किया गया था। इन चारों विशेषताओं को स्क्रीन पर दिखाया गया है। कुछ और विशेषताओं को बाद में जोड़ा गया, जैसे कि किस प्रकार का रोग और कौन से जानवर या उत्तक यानी टिश्यू को संक्रमित किया गया है। इन दिनों सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली वायरस वर्गीकरण पद्धति को बाल्टीमोर वर्गीकरण योजना यानी कि बाल्टीमोर स्कीम कहा जाता है। इस प्रणाली को 1970 के दशक में नोबेल पुरस्कार विजेता जीव विज्ञानी डेविड बाल्टीमोर द्वारा विकसित किया गया था। यह प्रणाली इस बात पर आधारित है कि प्रतिकृति यानी रेप्लिकेशन के दौरान वायरस द्वारा mRNA का उत्पादन कैसे किया जाता है। यह पता चला है कि mRNA केवल 7 तरीके से ही उत्पन्न किया जा सकता है और इसीलिए हमारे पास इस योजना में वायरस के 7 वर्ग या 7 समूह ही हैं। दुनिया में कई वायरस हैं और उनकी संरचनाओं में बहुत अंतर है। हालांकि एक बुनियादी स्तर पर हम कह सकते हैं कि वायरस के 3 मुख्य भाग हैं। पहला भाग है जीनोम यानी कि आनुवांशिक सामग्री। यह DNA या फिर RNA हो सकता है। इसके अलावा DNA और RNA डबल स्ट्रैंडेड या सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं। दूसरा भाग है कैप्सिड। यह जेनेटिक मटेरियल के ऊपरी या आसपास की सुरक्षात्मक प्रोटीन की शेल है। ध्यान दें कि कैप्सिड कई प्रोटीन मॉलिक्यूल से बने होते हैं। ये प्रोटीन वायरस के जीनोम में एनकोड किए गए निर्देशों से ही बने होते हैं। कैप्सिड अक्सर निम्न में से एक आकार लेते हैं, जैसे कि आइकोसोहीड्रल, हेलिकल या हेड एंड टेल। हेड एंड टेल मूलतः अन्य 2 रूपों का ही संकर है। तीसरा भाग है कोट या एनवलप। यह लिपिड से बने बाहरी कोटिंग को कहा जाता है। हालांकि इसमें कुछ प्रोटीन भी हो सकता है। एनिमल वायरस में कोट आम है, लेकिन यह सभी वायरस में मौजूद नहीं होता है। वायरस जीवन चक्र यानी वायरस लाइफ साइकिल में 6 बुनियादी चरण होते हैं। पहला चरण या स्टेप 1 है अटैचमेंट। इस चरण में वायरस के एनवलप पर लगे लिपिड या कैप्सिड पर लगे प्रोटीन मेजबान सेल की सतह पर पड़े रिसेप्टर्स के साथ चिपक जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक वायरस किसी भी होस्ट सेल यानी मेजबान सेल में अटैच हो जाता है। इसे अटैच होने के लिए विशिष्ट प्रकार के रिसेप्टर्स की आवश्यकता होती है। इसलिए एक वायरस केवल विशिष्ट होस्ट सेल से ही जुड़ सकता है। यह विशिष्टता वायरस की ट्रोपिज्म को निर्धारित करती है। स्टेप 2 प्रवेश या एंट्री। जब वायरस का जेनेटिक मटेरियल मेजबान सेल में प्रवेश करता है तो इस चरण को एंट्री या प्रवेश कहा जाता है। यह 2 में से एक तरीके से होता है। पहला झिल्ली के साथ फ्यूजन। यह तब होता है जब वायरस ले जाने वाला मेम्ब्रेन यानी झिल्ली होस्ट सेल के साथ अपने को फ्यूज यानी जोड़ लेता है। दूसरी विधि है कि जब वायरस मेजबान सेल की एंडोसाइटोसिस नामक प्रक्रिया द्वारा उसमें चला जाता है। स्टेप 3 अनकोडिंग। यह चरण वायरल कैप्सिड को हटाने और मेजबान सेल में वायरस के जेनेटिक मटेरियल के रिलीज होने को कहा जाता है।
स्टेप 4 प्रतिकृति या रेप्लिकेशन। इस चरण में अनकोटिंग के बाद वायरल जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट होता है। साथ ही वायरल प्रोटीन इंक्लूडिंग कैप्सिड होस्ट सेल के संसाधनों का इस्तेमाल करके उस होस्ट सेल के अंदर ही बनने लगते हैं। स्टेप 5 असेंबली या मैच्योरेशन। इस चरण में नवनिर्मित आनुवांशिक सामग्री और कैप्सिड एक साथ आते हैं और नए वायरस यानी नए विषाणुओं का निर्माण करते हैं। स्टेप 6 विरियन रिलीज। मेजबान सेल से बाहर निकलने के लिए वायरस विभिन्न तरीकों का पालन कर सकते हैं। पहला है लाइसिस, कोशिका का फटना, जिसमें कई विषाणु मेजबान कोशिका से बाहर निकलते हैं। इस प्रक्रिया में मेजबान सेल मारा जाता है। दूसरी विधि है बडिंग, जिसमें वायरस सिर्फ कोशिका के प्लाज्मा झिल्ली से बाहर निकलता है। तीसरा तरीका है जिसमें वायरस अपने मेजबान सेल के खुद के तंत्र का उपयोग करके अपने जेनेटिक मटेरियल को निष्कासित या एक्सपोर्ट करता है। जिस प्रक्रिया को वायरस इसमें इस्तेमाल करता है उसे एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है। वायरस जीवन चक्र जो हमने अब तक सीखा है उसे लाइटिक चक्र कहा जाता है। वायरस रेप्लिकेशन के लिए एक और चक्र भी है। इस चक्र में जब वायरस अपनी आनुवांशिक सामग्री के साथ मेजबान सेल में प्रवेश करता है तो यह तुरंत ही खुद को रेप्लिकेट नहीं करता। सबसे पहले यह खुद को मेजबान सेल के डीएनए के साथ जोड़ देता है और बाद में जब मेजबान सेल अपना रेप्लिकेशन करता है तब वायरस का जेनेटिक मटेरियल भी मेजबान सेल के साथ रेप्लिकेट होता है और कुछ समय बाद वायरस जेनेटिक मटेरियल मेजबान के डीएनए से खुद को अलग कर लेता है और फिर सेल में ही खुद को रेप्लिकेट करके और कई वायरस कणों का उत्पादन करता है। बाद में ये सभी कई वायरस कण मेजबान सेल से बाहर निकल जाते हैं। इस पूर्ण चक्र को लाइसोजेनिक साइकिल कहा जाता है। लाइसोजेनिक साइकिल का अंतिम चरण जिसमें वायरस आनुवांशिक सामग्री मेजबान सेल से बाहर निकल जाती है, उस चरण को बिल्कुल लाइटिक सेल के समान माना गया है।